आज कई दिनों के बाद मैं फिर से अपना वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ एक नए पाठ के साथ। पाठ की शुरुआत करने से पहले यदि हम थोड़ी बातचीत कर लें तो पाठ समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। हम अपने आस पड़ोस में अक्सर कई ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं या मिलते हैं जो होते कुछ और हैं पर दिखाते कुछ और हैं। अपनी पुरानी पुश्तैनी नवाब शान शौकत जो उनकी पीढ़ियों में रहे होंगे और आज नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो अपनी पुरानी राजशाही, पुरानी नवाबी, पुरानी अमीरी अक्सर हमें दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम दो व्यक्तियों के स्वाभिमान की बात पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, लेखक है यशपाल। पाठ के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे भारत देश के किस जगह की बात की जा रही है, किस स्थान की बात की जा रही है। हमारे भारत देश में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ कभी नवाबों का शहर कहा जाता था। वहाँ नवाबी शान शौकत का प्रचलन, सभ्यता, संस्कृति ज़्यादा थी। आज के डेट में तो वो कम दिखाई देती है, पर एक समय था जब लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता था। उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, हर चीज़ कुछ अलग ही अंदाज में बयां होता था। तो उसी समय को ध्यान में रखते हुए लेखक यशपाल ने इस पाठ में एक अपना अनुभव साझा किया है। अनुभव क्या साझा किया है कि एक बार की बात है कि लेखक को लिखने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। लिखना वो चाह रहे थे पर लिखने के लिए उन्हें कोई विषय नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि जरूरी नहीं है कि कहानी लिखने के लिए कोई पात्र होना चाहिए। तो ऐसे ही समय बिताने के लिए वो ट्रेन का सफ़र करना चाह रहे थे। वो पहुँचे कहाँ? रेलवे स्टेशन। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली हो रही थी। जैसे स्टेशन वो पहुँचे, एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार थी। लेखक ने आराम से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। सेकंड क्लास एक ऐसी जगह थी जहाँ कम लोग जाते थे। वो आम जगह भी नहीं थी और बहुत खास भी नहीं थी, अर्थात बहुत उसकी जो टिकट है वो बहुत सस्ती भी नहीं थी और बहुत महंगी भी नहीं थी। उसमें कम लोग जाते थे। यही सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट खरीदा और तैयार होती ट्रेन में भागते भागते जाकर बैठ गए। पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि उस सेकंड क्लास के डिब्बे में कोई भी दूसरा मौजूद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ वहाँ पर, वह व्यक्ति सफ़ेद पोश व्यक्ति है। लेखक लिखते हैं कि गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात लेखक ने क्या सोचा होगा कि उस डिब्बे में दूसरा और कोई नहीं होगा। उनके अनुमान के विपरीत हरकत वहाँ पर हो गई कि डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात अकेला नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक सफ़ेद पोश व्यक्ति उस ट्रेन के डिब्बे में पहले से मौजूद है। उन्हें देखकर उनके सामने क्या देखता है, क्या दृश्य है कि लेखक को नवाब साहब के सामने दो ताजे चिकने खीरे, गर्मी के मौसम में हम खीरा खाते हैं पेट ठंडा रखने के लिए, वही खीरे, एक तौलिया बिछा हुआ है, उस पर दो ताजे खीरे रखे हुए हैं। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से लेखक, हमारे कौन? लेखक। डिब्बे में लेखक के अचानक चले जाने पर उस व्यक्ति, कौन व्यक्ति? नवाब साहब जो पहले से मौजूद हैं, उनके चिंतन में वो जो सोच रहे होंगे उन्हें थोड़ी बाधा महसूस हुई। कहीं ना कहीं वो भी अकेले सफ़र करना चाह रहे थे
लेकिन ये दूसरे व्यक्ति अर्थात लेखक के आ जाने से नवाब साहब थोड़े से विचलित दिखाई दिए। अब लेखक लिखते हैं कि हो सकता है यह भी कहानी के लिए किसी चीज की तलाश में हो। लेखक अपने जैसा सोच रहे हैं कि जैसे मैं कहानी की तलाश में आया हूं कि शायद अकेले बैठने पर कुछ सूझ जाए दिमाग में, शायद नवाब साहब भी कुछ उसी फिराक में यहाँ बैठे होंगे। मन में लेखक सोचते हैं हो सकता है यह भी कहानी के लिए कुछ सोच रहे हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति आ गया, ट्रेन में हम जब सफर करते हैं तो हमारे आस पड़ोस में जो भी होते हैं हम उनसे धीरे धीरे बातचीत शुरू कर देते हैं, परिचय शुरू कर देते हैं। पर नवाब साहब जो पहले से बैठे हुए हैं उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि कौन आया है कौन बैठा। वो अपनी धुन में अपनी चिंता में चुपचाप बैठे हुए थे। नवाब साहब की यह हरकत देखकर लेखक का स्वाभिमान जाग उठता है। अब खाली बैठे उन्होंने क्या किया कि हमने भी, जब नवाब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो ये भी चुपचाप अपनी बर्थ पर बैठ गए। इन्होंने भी नवाब साहब से बात करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। लेकिन एक बार दोनों की नजरें मिली। नजरें मिलने के बाद दोनों ने अपनी अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली, एक दूसरे से आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करने की लेखक की पुरानी आदत थी। चुपचाप खाली बैठो और कुछ ना कुछ कल्पना करते रहो और उसको पेज में उतार दो। ये लेखक की एक अच्छी आदत थी। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे। अब वहां नवाब साहब मौजूद हैं तो अब उनकी असुविधा और संकोच कर क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा, इसका अनुमान वो लगाने लगे। लिखते हैं कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा अनुमान लगा रहे हैं कि वो भी मेरी तरह सेकंड क्लास का टिकट उन्होंने भी खरीदा होगा, ये सोचकर कि वहाँ कोई उन्हें देख ना पाए, इसलिए उन्हें कोई मंझले दर्जे में सफ़र करता न देखे। वो तो नवाब हैं, उन्हें तो अव्वल दर्जे में सफ़र करना चाहिए था, इसीलिए वो वहाँ चुपचाप बैठे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। बातचीत दोनों में नहीं हो रही है, पर लेखक नवाब साहब के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? हम कनखियों से, मतलब ऐसे तिरछी नज़र से उन्हें हम देख रहे हैं। कौन? लेखक। किसको देख रहे हैं? नवाब साहब को। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, वो चुपचाप ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ देखते रहे। अचानक से ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आधा वर्ज है। अचानक से नवाब साहब को क्या मन में आया, उन्होंने लेखक को टोका। क्या? अभिवादन के साथ। क्या अभिवादन किया? आधा वर्ज है। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? उनके पास एक खीरा था। खीरे का शौक फरमाएंगे अर्थात क्या आप मेरे साथ खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अभी तक तो ये बेरुखी दिखा रहे थे और अचानक से ये मुझे सामने से मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं। नवाब साहब की ऐसी हरकत लेखक के स्वाभिमान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई। लेखक को वो हरकत उनकी अच्छी नहीं लगी, ऐसा वो लिखते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेर लेना चाहते हैं? जवाब दिया, शुक्रिया, बिल्कुल शौक फरमाए। शुक्रिया, किबला शौक फरमाए अर्थात आप ही खाएं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। नवाब साहब ने पहले लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक ने अपना स्वाभिमान बचाते हुए उन्हें मना कर दिया पहली बार में। नवाब साहब अपने काम में लग गए। खीरा उठाया, उसको एकदम नवाबी शान और शौकत से उसको छीला, फिर लोटे में रखे पानी से उसे खिड़की के बाहर हाथ करके धोया। धोकर तौलिए पर उसे हर टुकड़े को काट कर हर टुकड़े को तौलिए पर बिछा दिया और उस पर नमक और लाल मिर्च पाउडर वो रख दिया।
उसके बाद इतना करने के बाद, और जो भी वो कर रहे थे वो आम तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो पूरा इतना नवाबी शानो शौकत की जो एक एक हरकत होती है, उस हरकत से उन्होंने उस खीरे को काटा, धोया और छीला, काटकर उस पर नमक मिर्च बुरका। अब फिर से उन्होंने एक बार लेखक को ऑफर किया कि क्या आप खीरा खाएंगे। उन्होंने अपने नवाबी अंदाज में पूछा कि शौक फरमाएंगे, खीरे का शौक फरमाएंगे। अब लेखक फिर से स्वाभिमान उनका जाग उठा। एक बार वो मना कर चुके थे, दोबारा फिर से कैसे बोले। वास्तविकता ये थी कि नवाब साहब का उस अंदाज में खीरा छीलना, काटना और उस पर नमक मिर्च बुरकना, ये सब कुछ लेखक के मन में भी खीरा के प्रति लालच पैदा कर रहा था। ऐसा देखकर उनको लग रहा था कि अभी वो उठाए और वो खीरे का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लें। लेकिन जब दोबारा फिर से नवाब साहब ने उन्हें पूछा तो उन्होंने अपना स्वाभिमान बचाते हुए फिर से उन्हें मना कर दिया। अब दोनों अपने अपने स्वाभिमान में हैं। लेखक स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले आते हैं वो किस तरीके से, उनको पता है कि किस तरीके से वो बेचते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। मिला हुआ मसाला वो खीरे के साथ दे देते हैं। कौन? जो आम बेचने वाले लोग होते हैं। नवाब साहब को ऐसा करता देखकर उन्होंने मन ही मन में, अपने मन में उसका स्वाद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सुर्खी उस पर बुरक दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन में खोता जा रहा है। उसको खा लेने का स्वाद उनके मुंह में आ रहा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे की खीरे की पनियाती फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान निभाना ज्यादा उचित था। इसलिए नवाब साहब द्वारा दोबारा पूछे जाने पर लेखक ने कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, अर्थात मुझे इस वक्त खीरे खाने की कोई इच्छा नहीं है। किबला शौक फरमाए, अर्थात आप ही खाएं। नवाब साहब ने क्या किया? बिल्कुल नवाबी अंदाज में खीरे की एक एक फाक को उठाया, अपने मुंह तक लाया, नाक से उसका स्वाद लिया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। हर टुकड़े के साथ उन्होंने यही किया। लेखक उनकी हर हरकत को बहुत गौर से देख रहे थे। नवाब साहब हर फाक को उठाते, सूंघते, मुंह तक लाते, सूंघते और खिड़की के बाहर फेंक देते। जब अंतिम टुकड़ा उन्होंने उसी अंदाज में फेंका तो लेखक की तरफ उन्होंने गर्व भरे अंदाज से देखा, जैसे कहना चाह रहे हो कि ये होता है नवाबी तरीका। हम नवाब इस तरह से अपनी नवाबी दिखाते हैं। ये खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को हम इस तरह से इस्तेमाल किए बिना फेंक देते हैं। तो मुंह में, लेखक को तो मुंह में पानी भर आया था। किसी तरह से अपने मुंह का पानी का घूंट अंदर निगलकर, तब तक क्या हुआ था, नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया था। पूरे खीरे की फाक को बाहर वो फेंक चुके थे। नवाब साहब खीरे की फाक को नाक के पास ले जाकर वासना से, सुख से उसका रसास्वादन मन में कर लेते और फिर उसको बाहर फेंक देते। नवाब साहब ने खीरे की सारी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ पोंछा और गर्व से गुलाबी आंखें लिए लेखक की तरफ देख लिया, मानो ऐसे कह रहे हैं कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल, अब इतना काम करके वो थक चुके थे। कौन? नवाब साहब। अब इतना करने के बाद वो थक कर क्या किए, अपने बर्थ पर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। तस्लीम मतलब हमें उनकी तारीफ में अपना सिर झुका लेना पड़ा और कहना पड़ा कि ये है खानदानी नफासत नज़ाकत, अर्थात खानदानी रईसी। हम गौर कर रहे थे
कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? वास्तव में ये लेख जो है ये व्यंग्यात्मक लेख है। इस खीरे वाली छोटी सी घटना के माध्यम से लेखक हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? इंसान का पेट भरना। यदि पेट भरा हुआ है तो हम कोई भी काम खुशी खुशी कर सकते हैं। अब नवाब साहब के इस अंदाज से लेखक अपने मन में सोच रहे हैं कि जो हरकत नवाब साहब ने की है, क्या वो हरकत उदर तृप्ति का माध्यम बन सकती है? उदर अर्थात पेट। खाना खाने से जो पेट भरकर संतुष्टि मिलती है, क्या उसका माध्यम ये खीरा बन सकती है? बिल्कुल नहीं। ये रईसी तरीका किसी इंसान का पेट भर सकता है? बिल्कुल नहीं। अब लेखक लिखते हैं कि नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अच्छा, अब यह सब हरकत करने के बाद नवाब साहब सिर्फ खीरा का स्वाद लेकर फेंका नहीं, बल्कि उस खीरे का स्वाद लेकर पेट भरने की अनुभूति को उन्होंने डकार मारकर व्यक्त किया कि बस उसका स्वाद लेने, सूंघ लेने भर से हमारा पेट भर चुका है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अब नवाब साहब सोच रहे हैं कि मेरे बारे में लेखक क्या सोच रहा होगा, तो एक सफाई देते हैं कि खीरा होता बहुत अच्छा है लेकिन वो हमारे पेट पर जोर डाल देता है, वो अच्छा नहीं होता है। अपने झूठी नवाबी को छिपाने के लिए वो एक बेतुका तर्क दे रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। अब जो सोचकर लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे थे, शायद उन्हें एक कहानी मिल गई, शायद उन्हें एक पात्र मिल गया, और ये सोचकर वो कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान चक्षु अर्थात मेरी आंखों में जो ज्ञान की तलाश थी वो मुझे यहाँ पर आके मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। यदि खीरे को काट कर, देख कर और सूंघ कर पेट भरकर उसका डकार आ सकता है, तो मैं भी बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र के जरूर कहानी लिख सकता हूँ। लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? जब खीरे का स्वाद लेकर पेट भरा जा सकता है, सुगंध लेकर पेट भरा जा सकता है, तो हम भी बिना पात्र और घटना के एक नई कहानी लिख सकते हैं। इस पाठ का सार यही है कि व्यंग के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा जैसा है उसी अनुसार से अपना जीवन जीना चाहिए, ना कि अपनी हैसियत से बढ़ के। हम जो हैं वही दिखाएं और उसी में अपना जीवन यदि जिए तो सबसे बड़ी संतुष्टि है और सबसे बड़ा सुख उसी में है। धन्यवाद। अब इस कहानी में प्रश्न पूछा है, लखनवी अंदाज में प्रश्न पूछा है आपको। सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो इसका आप लिख सकते हैं, पाठ में मैंने एक्सप्लेन किया है, लिखा हुआ है कि लेखक सेकंड क्लास के डब्बे में यह सोचकर चढ़े कि वहां दूसरा और कोई नहीं होगा, लेकिन उनकी आशा के विपरीत जब वह वहां गए तो एक नवाब साहब पहले से वहां मौजूद थे। शायद नवाब साहब को भी ऐसा ही लग रहा था कि वहां कोई दूसरा न आए। लेखक के वहां आने पर उनसे परिचय की कोई उत्सुकता नवाब साहब ने दिखानी जरूरी नहीं समझी। लेखक का उस डब्बे में आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उनसे परिचय की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। दूसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? आप आसानी से लिख सकते हैं। हमेशा उत्तर लिखने के लिए प्रश्न के लाइन को जोड़ना जरूरी होता है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा
अपनी नवाबी शान शौकत दिखाने के लिए किया। ऐसा करना उनके अहंकारी होने का प्रमाण है, झूठी शान शौकत का दिखावा करने की तरफ इंगित करती है। हो गया, आसान है, इसको अपनी भाषा में आप उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? लेखक ने कहा है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। उन्होंने नवाब साहब की हरकत का उदाहरण देते हुए ऐसा कहा है कि यदि खीरा को काटकर सूंघकर हमें उसका रस मिल सकता है, स्वाद मिल सकता है और पेट भर सकता है, तो निश्चित रूप से बिना घटना और पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? आप अपनी वैचारिक क्षमता के आधार पर अलग अलग नाम इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो पाठ समझने में यदि कोई परेशानी हुई हो या कुछ आपको अपनी तरफ से पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले पाठ तक के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।